शुरू करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि क्लास 12th का चौथा चैप्टर है। हम लेक्चर इस वीडियो में लेक्चर फर्स्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपको पता है, जो रेस्ट चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम जानते हैं कि वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एक बार अगर उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो मूवमेंट स्टार्ट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट और प्लस मैग्नेटिज्म का भी जनरेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। हम इस बात को आपको लाइन बाय लाइन लिखकर और नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि चार्ज एट रेस्ट, लिखते जाइए साथ में, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, while charge in uniform motion produce both electric and magnetic field। बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होने लगता है जब वो मोशन में आता है। एट ए पॉइंट बट चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन produce both time varying electric and magnetic field। magnetic field which are parts of an electromagnetic waves। बस आप इन पॉइंटों को ध्यान रखिए। और यहाँ बहुत कुछ नहीं है इसमें। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ जाए, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करता है। एट ए पॉइंट मान लिया चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो यहाँ पे वेरी करने लगता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही। बात समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, लिखते जाइए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, वो भी वेक्टर, इज ए वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। विद एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप इसको वेबर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में WB और मीटर का स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सीजीएस यूनिट भी होता है, इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में
गॉस हो जाता है, जिसे कैपिटल जी से लिखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, गॉस बोला जाता है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, शायद हमने पिछले में बताया भी था, लेकिन यहाँ से हम स्टार्टिंग किए हैं तो हम शुरू से ही आपको ये बताते चलते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए इसका यूज कहाँ से करते हैं और ये लॉ किस तरीके से डिफाइंड होता है। हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए कोई वायर है यहाँ पे, और ये वायर में करंट जो है आई पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। हमने छोटा सा कट लिया इस लेंथ पे, जिसको डीएल कहते हैं, और करंट है आर डिस्टेंस पॉइंट पी है। हमें बताना है कि किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो वायर से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पूछता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी का कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए आइए इसको शुरू करते हैं, लिखते जाइएगा। इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड intensity at a point situated at a distance r at a distance r from a current carrying element, from a current carrying element. It is directly proportional to this factor. अब देखिए फैक्टर कौन कौन से हैं पहले आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे से कट की, फिर हम करेंगे आई का और इस आर का, और भी कुछ टर्म है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लिख रहे हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है। दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट, यानी कि डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड में साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² की। जस्ट कूलम्ब्स लॉ जैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे देखें कि डीबी, इनको सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे इस फैक्टर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम लोग के पहले भी बोले थे, यहाँ पर भी बोल देंगे, के आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है के का μ0/4π। अब बताते हैं इसका वैल्यू। यहाँ देखिए जो ये μ0/4π है, सबसे पहले हम तो इसको जानेंगे। फिलहाल ये अभी के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये के का वैल्यू के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, ये हम प्रयास करते हैं। इसका नाम क्या है ये जानते हैं।
यहाँ पे जो म्यू नॉट है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। अगर हम बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है 10 टू द पावर -7 का। तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू आप चाहे तो निकाल सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब रही बात इसकी एसआई यूनिट की, तो हम लिख देते हैं टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन बहुत सारे कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ नोट हैं जिसे आप नोट कीजिए हमारे साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नोट, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity like जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इस टेस्ला अभी पढ़े थे, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की नेक्स्ट पॉइंट में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ magnetic field at some random point is given by the vector form of the vector form of the above एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए, यहीं से हम कन्वर्ट कर देंगे, और किस तरीके से डायरेक्शन निकालना है अभी आपको बताते हैं। ये नोट हो गया होगा। देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं क्या। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का डीवी का, वास्तव में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आइडियल r साइन थीटा, तो 4 पाई है ही, साथ में यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाहर dl क्रॉस r अपॉन आर क्यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि dl का डायरेक्शन अलोंग करंट होता है, और उसको जब आप मूव कराएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको पता चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके डायरेक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, direction of magnetic field at a point P using
राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड screw rule is normally inwards on the left side of this wire. This wire should be normally outward. अब देखिए यहाँ पे, ये तो रहा हम लोगों का एक लैंग्वेज में, लेकिन इसको समझने के लिए आसान भी है। आपका आइडियल है, अगर हमने आइडियल इधर ले लिया करंट एलिमेंट और पोजीशन आपका इधर पी है, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में अगर स्क्रू को रोटेट कीजिएगा तो क्या आएगा, वो आउटवर्ड आएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड्स। कैसे, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं आउटवर्ड्स को। अगर मान लीजिए किसी वजह से, ये तो पहला हो गया, दूसरे में अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज ही मूव करना आपने शुरू कर दिया, क्लॉकवाइज में क्या है, आइडियल हमारा इधर है और पॉइंट पी इधर है हमारा, तो आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा। आइडियल ही होता है आइडियल क्रॉस आर, जो आपने पढ़ा है, इधर आर पोजीशन है, इसका आर इधर है, तो इस तरीके से ये पॉइंट पी। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। दोनों ही आपको क्लास 11th में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को देखने को बड़े अच्छे से बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन में एक लॉन्ग वायर के लिए हमें स्टडी करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल बटन दबा देना है कि जो भी आपको वीडियो बना यहाँ से तुरंत पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया।